बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। मंडे है, वीक का पहला दिन है और तो आप लोगों को सबको एक मोटिवेशन चाहिए होती है कि आपने अगर वीक के पहले दिन अच्छे तरीके से प्लान करके अपना काम करना है तो प्लान करके आपकी चीज़ें जो हैं वो पूरा वीक अच्छे से गुजर जाती हैं। तो ज़रूर अपने कामों को वेल प्लान करें ताकि अच्छे तरीके से आपके काम जो है वो सरअंजाम भी पाएँ और जब आपके तमाम काम स्मूथली और अच्छे तरीके से चल रहे होते हैं तो आप एक सेटिस्फेक्शन भी फील करते हैं और खुशी भी फील करते हैं। तो जी, काम तो चलता रहता है और काम को ही आगे बढ़ाना है। काम करने के लिए हम और आप सभी लोग मौजूद हैं। तो आज के हम शो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मौसम की बात कर लेते हैं। कल अच्छा खासा मौसम खुशगवार था, आंधी चली और उसके बाद जून में इस तरह का मौसम होना सरप्राइजिंगली कुछ अजीब लग रहा है, कभी इस तरह से नहीं देखा था। खैर, कल जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ आंधी चली उससे गर्मी का जोर तो टूटा लेकिन मौसम खुशगवार हो गया। और मौसम खुशगवार होने के साथ ही जब शहर लाहौर में ख़ास तौर पर इस तरह का मौसम होता है तो सबसे ज़्यादा जो एक बुरा इम्पैक्ट आता है वो ये होता है जी, घर में मिट्टी तो आ ही जाती है, आपको दोबारा से सफाई करनी पड़ती है, लेकिन जो ट्रिपिंग के वाक़यात हैं वो होते हैं और बिजली जो है वो गायब हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो मौसम का अच्छा खासा मज़ा है ये ख़राब हो जाता है। लेकिन क्योंकि जून में इस तरह का मौसम खासा रेयर है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, खुशगवार मौसम, गर्मी का जोर जो है वो काफ़ी हद तक टूट गया है। तो आज मौसम कैसा रहने वाला है, कोई बारिश के इम्कानात हैं, जान लेते हैं। हमारे साथ कोमल हमारी रिपोर्टर बाहर मौजूद है। कोमल, बताइए मौसम कैसा है शहर का? जी बिल्कुल अना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो शहर लाहौर का मौसम आज जो है वो मुअत्तदिल है। सूरज और बादलों की आंख मचौली जारी है जिसकी वजह से मौसम में खासी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। जहां पे सूरज के बसेरे हैं वहां मौसम खुश्क है और जहां पे बादलों के बसेरे हैं वहां पे मौसम जो है वो खासा खुशगवार दिखाई दे रहा है, जबकि हल्की हल्की हवाओं का सिलसिला भी जारी है। और साथ ही साथ मैं आपको इस वक्त बाहर के दर्जा हरारत के हवाले से बताती चलूँ तो इस वक्त बाहर का दर्जा हरारत जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 40% और हवा की रफ्तार जो है वो 2 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 39 डिग्री तक जाने के साथ साथ दिन भर सूरज और बादलों की आंख मचौली जारी रहने का भी इम्कान जाहिर किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि रवां हफ्ते में बारिश के हवाले से कोई पेशगोई नहीं है। सूरज और बादल जो हैं वो इसी तरह अपनी जो आंख मचौली है वो जारी रखेंगे, जिसकी वजह से मौसम में खासी तब्दीलियाँ देखने में आती रहेंगी। और लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 110 रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है जी कोमल, बहुत शुक्रिया। मौसम की सूरत हाल आपने हमें बताई और साथ ही साथ आज के दिन के हवाले से मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जी आज 21 जून है और दुख्तरे मशरिक आलम इस्लाम की पहली मुंतखब वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो की आज 68वीं सालगिरह जो है वो मनाई जा रही है। बेनज़ीर भुट्टो बाकमाल लीडर, बेहतरीन माँ और अवाम दोस्त लीडर थीं। बेनज़ीर की शख्सियत का कमाल था कि जी वो ख़वातीन के साथ साथ मर्दों में भी मकबूल और आइडियल खातून रहनुमा थीं। यही वजह है कि सियासी जद्दोजहद करने वालों के दिलों में नज़ीर भुट्टो जो हैं वो आज भी जिंदा हैं और तमाम ख़वातीन के लिए रोल मॉडल भी हैं। और कुछ लोग होते हैं, कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं जो वाकई नायाब होती हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो आज भी जो है वो अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा हैं और साथ ही साथ आज उनको सालगिरह की तो बहुत सारी मुबारकबाद, लेकिन अल्लाह ताला से खुसूसी दुआ भी है कि अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मग़फ़िरत फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सो नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए शामिल कर लेते हैं आज की टॉप स्टोरीज। हमारी पहली खबर क्या है जी? गुज़श्ता रोज़ शहर में आंधी, 230 फीट ट्रिप, दीवार गिरने से एक शख्स जान बहक। पावर सेक्टर में उखाड़ पिछाड़, 287 अफसरान के तबादलों का फैसला। चौबीस DSP, 43 SHOs की जवाब तलब। और पंजाब हुकूमत बल्दियाती इलेक्शन कराने में नाकाम।
सो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आप जान चुके हैं। आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर शाहिद सिप्रा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चाल है सिप्रा? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सिप्रा साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ना खुशगवार कुछ बात कर लेते हैं शो के आगाज़ में। मौसम खुशगवार इस तरह का हो, कैसा लगता है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल अपने इंट्रो में बिल्कुल ठीक कहा कि माह जून हो और सख्त गर्मी हो और दर्जा हरारत बढ़ रहा हो और दोपहर के औकात में ख़ास तौर पर लोग अपने घरों में महदूद हो रहे हों, तो ऐसे वक्त में आंधी आ जाना या मौसम का खुशगवार होना या टेम्परेचर का डाउन होना जो है, मेरे ख्याल में किसी नेमत से कम नहीं है। संडे को तो कमाल ही हो जाता है जी ऐसा। हाँ बिल्कुल, पार्क्स में देखें लोग, फोरकास्ट यही थी कि रात के औकात में होगा, लेकिन असर के वक्त जो है आपके मज़ाफ़ात में ये चीज़ें आंधी आना शुरू हुई और उसके बाद लाहौर का टेम्परेचर डाउन हुआ। आंधी तो रात में पहुंची है लेकिन टेम्परेचर पहले डाउन था और लोगों ने पार्क्स का रुख किया। एंजॉय भी करना चाहिए, ठीक है, छुट्टी है, कोरोना ने बड़ा तंग किया है, 1 साल तक घरों तक महदूद रखा है, निकलना चाहिए। और लाहौरिये फिर इस तरह के मौसम को एंजॉय ना करें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। नहीं, खैर जो घर में ख़वातीन होती हैं उनको थोड़ी सी मुश्किल ये भी हो जाती है कि हर तरफ मट्टी मट्टी हो जाती है। मेरी अपनी अम्मा को फ़ौरन सफाइयों की पड़ जाती है कि जी जल्दी से घर में साफ़ कर लूँ। लेकिन ओवरऑल जून में इस तरह का मौसम एक खुशगवार असर भी देता है और मौसम ठंडा हो जाए तो जी क्या कमाल ही हो जाता है। खैर, अब जब मौसम खुशगवार होता है, वो चाहे बारिश से हो, वो चाहे फिर इस तरह से आंधी चले, ठंडी हवाएं चले, सबसे ज़्यादा जो बुरा इम्पैक्ट आता है वो लेस्को की वजह से आता है जी। फीडर ट्रिप हो जाते हैं। अच्छा, कल तो प्रॉपर हमारे घर में मुसलसल लाइट वो जो होता है ना, कभी आ रही है कभी जा रही है और एकदम से वो आपको परेशानी हो जाती है कि कोई चीज़ें ना ख़राब हो जाएं। तो बहुत सारे लोगों को ये मसाइल भी रहते हैं कि आपके फ्रिज, टीवी वगैरह अगर उस टाइम चल रहे होते हैं तो वो ख़राब होने का ख़तरा होता है। देखें, बिल्कुल इसी तरह है, आपने ठीक कहा कि मौसम सुहाना होता है और उसका लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का जो सिस्टम है उस पर इम्पैक्ट आता है। ओवरहेड सिस्टम है, ट्रिपिंग होती है, यहाँ पे मेंशन है, ये कम है लेकिन रात में तादाद इसकी बड़ी थी, ये 267 के करीब गए थे कि 267 अगर फीडर स्ट्रिप हुए और उसकी वजह से लाखों की तादाद में कंज्यूमर जो हैं इफ़ेक्ट हुए। और रात के वक्त में फीडर्स का बंद होना और बिजली बंद होना, अंधेरे और तारीकी में इलाकों का डूब जाना, उसमें सार्फिन को मुश्किल होती है। और देखें, ये होता रहना है। अब मानसून सीज़न आ रहा है, इसमें बारिशें होंगी, जब बारिश होगी तो ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा होंगे, आंधी आएगी, तेज़ हवाएं चलेंगी तो फिर भी ट्रिपिंग के वाक़यात रूनुमा हों। मेरा क्वेश्चन एक होता है कि लेस्को मौसम सरमा में जब 8 से 9 घंटे बिजली बंद करती है, वो इस बुनियाद पर करती है और उनके जब इश्तिहारात भी शाया होते हैं उसमें मेंशन होता है कि हम तामीराती और तरक्याती काम कर रहे हैं। हाँ, वो तामीराती और तरक्याती काम होता क्या है, जरा वो भी बताएं। मैं वो बताऊँ, बेसिकली उसका क्या मकसद होता है कि आपके ट्रांसफार्मर अगर उसका ओवरलोडेड है उसको तब्दील किया जाएगा, उसकी जगह कोई नया 200 अगर 100 का 200 होगा, 100 के साथ मतलब उसको आप अपग्रेड करते हैं। उसके बाद आपके सिस्टम के ट्रांसफार्मर्स के जो जंपर हैं, जिस तरह आपने जिक्र किया कि लाइट जो है कभी आ रही थी कभी जा रही थी, फ्लैक्चुएट हो रही थी, उसकी वजह से आपके जो अप्लाइंसेज है उनको नुकसान पहुंचने का खदशा होता है, वो भी ट्रांसफार्मर से ही होता है। या डिफ्यूज़ जो है उसमें प्रॉब्लम होती है या फिर उसका जंपर जो है वो लूज़ होता है। अमूमन ये होता है कि आपके इलाके में जब ट्रांसफार्मर ब्लास्ट की आवाज़ आती है तो वो जंपर निकल जाता है। जंपर निकलने की बुनियादी वजह भी यही होती है कि वो ट्रांसफार्मर ओवरलोड है, कंज्यूमर बिजली ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्रांसफार्मर में वो कैपेसिटी नहीं है कि वो बिजली दे सके। इन सब चीज़ों को वो क्या करते हैं कि अपग्रेड करते हैं और ये सब डिवीजन लेवल पे होता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है, वो अपनी कैलकुलेशन करके ये काम करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये होता है कि जब मौसम गर्मा शुरू होता है तो इस तरह के वाक़यात रूनुमा होने शुरू हो जाते हैं और आंधी में दरख्तों से टकराना और पोल्स पर जो ख़ास तौर पर जो बैनर्स लगे होते हैं, अगर इनका टकराव जो है वो ट्रांसमिशन लाइंस के साथ होता है तो ये भी ट्रिपिंग के वाक़यात जो है रूनुमा होते हैं। इसी तरह जो परिंदे हैं वो अगर बारिश के दौरान अगर और आंधी के दौरान अगर लाइनों पर बैठेंगे तो उनके बैठने की वजह से बाज़ औक़ात जो है ट्रिपिंग होती है। ये सारे अनासिर हैं, लेकिन बात यह है कि लेस्को अगर अपने सिस्टम को बेहतर करती है तो मेरे ख्याल में ये तादाद कम होनी चाहिए। मुझे अब सिर्फ ये बता दें, हम सिस्टम की बेहतरी की बात करते हैं, हर साल मॉनसून में हम ये बात करते हैं जी, फीडर स्ट्रिप हो जाते हैं और फिर आपको घंटों जो है वो लोड शेडिंग की जहमत को बर्दाश्त करना पड़ता है। इतना बड़ा शहर है, अगर आप प्लानिंग मौसर करके शहर के कुछ इलाकों से भी इस काम का आगाज़ करें कि आपने वायर्स अंडरग्राउंड करना शुरू करनी है या पुराना वो सीधा सिस्टम जो है उसको ठीक करने का, क्या करना नहीं चाहते, विल नहीं है कि बजट के मसाइल हैं, पैसों का मसला है कि आप कम से कम इनिशिएटिव ही नहीं ले रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब सेफ सिटी अंडरग्राउंड आपने लाइंस बिछा रही थी
तो उनको कितनी मुश्किलात हुई थी। मतलब अगर वो कहीं पर खुदाई करते हैं तो वो मुश्किल है, अगर कहीं पर रोड क्रॉसिंग आ गई तो वो मुश्किल है। वो उनकी एक ही केबल थी जो उन्होंने ले करनी और उसकी वजह से कनेक्शन देने थे। ये आप 11 केवी का सिस्टम भी आपके लाहौर में मौजूद है, 132 केवी का सिस्टम भी है, 220 केवी का सिस्टम भी मौजूद है। अब इतने सारे हाई टेंशन जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं, आप उनको किस तरह अंडरग्राउंड कर सकते हैं? माजी में हुआ, कोई स्टडी भी हुई तो वो बिलियन डॉलर्स का जो है उसमें आ रहा था कि बजट होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में ख़जाने वाले अव्वल तो कोशिश नहीं करेंगे कि इतना पैसा दें और लाहौर शहर का तमाम जो सिस्टम है आप उसको अंडरग्राउंड कर दें। हमारे लाहौर में बहुत सारी अच्छी हाउसिंग स्कीम्स और अच्छी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं जिन्होंने अपना 11 केवी का सिस्टम अंडरग्राउंड किया हुआ है और वो चल भी रहा है। हमने भी 132 का कुछ सिस्टम जो है 100 किया हुआ है अंडरग्राउंड। उसके बाद 220 का आप सुना है कि 17 किलोमीटर जो है वो बना रहे हैं, बंद रोड से न्यू कोट लखपत ग्रिड को मिला रहे हैं, यहाँ पर ये भी अंडरग्राउंड हो रहा है। लेकिन ये कहना कि पूरा सिस्टम अंडरग्राउंड हो जाएगा, इसके लिए ना सिर्फ आपको फंड्स चाहिए, उसके साथ साथ आपको जदीद टेक्नोलॉजी भी चाहिए। अगर अंडरग्राउंड किसी जगह पर फॉल्ट आता है, तकनीकी खराबी पैदा होती है, तो उसको दूर करने के लिए तो वो तो आप उसको आप मुलाजमीन या लाइन स्टाफ को तो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हम वैसे कहाँ इतनी जदीद बातें करे जा रहे हैं, लोग तो इस टाइम ये कह रहे हैं कि लोड शेडिंग का अजाब ना हो, बाकी सब कुछ हो जाए। अच्छा, मेरे सामने एक खबर आई है जी, आप ही की खबर है शायद सिप्रा साहब, लाहौर आर्जी तौर पर लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार, ये कैसे हो गया? ये मैंने को 3 घंटे पहले लाहौरियों को खुशखबरी दी थी। ये हुआ ऐसे कि इतवार था, आपकी मार्केट्स बंद हुई, आपकी कमर्शियल एक्टिविटी सब बंद हो गया, उसके बाद आपके स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ का जो लोड है वो बंद हो गया। तो वो सारा लोड, और छोटी इंडस्ट्री खास तौर पर जो गली मोहल्ले में बनी होती है वो बंद होती है इतवार को। ये सारा लोड जो 4100 मेगावाट पे लेस्को चल रही थी वो अचानक 3400 मेगावाट पे आ गई। मतलब 700 मेगावाट उसका कम हुआ। और एनपीसीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर जो कोटा दे रहा था वो 4000 मेगावाट का दे रहा था। मतलब 3400 डिमांड थी, 4000 मेगावाट आपको मिल रहा था। 600 मेगावाट आपके पास इजाफी बिजली थी। तो इजाफी बिजली को यूटिलाइज करना जो है वो कंपनी का भी फायदा था, कंज्यूमर का भी फायदा था। अगर वो देती तो उनको बिलिंग की सूरत में उसका रेवेन्यू जनरेट होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो यही हुआ कि उन्होंने कहा कि लाहौर जो है उसको एग्जेम्प्ट किया जाए आर्जी तौर पे, और यहाँ के मज़ाफात में जहाँ पर लाइन लॉसेस यानी कंपनी का कोई कमाल नहीं है इसमें। नहीं, इसमें कंपनी का कोई कमाल नहीं है, कंज्यूमर का कमाल है। कंज्यूमर का कमाल है कि कंजम्पशन कम हुई और उसके बाद उनके पास इजाफी लोड आ गया। चलें जी, ये हमने तो कंपनी का कोई कमाल नहीं, कंज्यूमर ने कम इस्तेमाल की तो इसका जो है शहरियों को फ़ायदा हो गया है। खैर, हम अगली खबर की तरफ भी आएंगे। और सेक्टर में उखाड़ पेछाड़ की गई है और 287 अफसरान के तबादलों का फैसला किया गया है। ये उखाड़ पेछाड़ क्यों की जा रही है, इसका मकसद कैसे, प्रसाद साहब कहिएगा। देखो, मैं थोड़ा सा माजी में जाऊँगा। ये जब प्रमोशन हुई इन ऑफिसर्स की ग्रेड 19 में, 20 और उसके बाद 21 में, उस वक्त पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी की पॉलिसी थी, अब भी है वही पॉलिसी, अभी भी एग्जिस्ट करती है कि जो ग्रेड 19 में जाएगा वो कंपनी बदर होगा। मतलब वो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से अगर वो ग्रेड 19 में या 20 या 21 में प्रमोट होता है तो उसको या फेस्को में सर्व करना है या मुल्क की किसी भी तकसीमकार कंपनी में जाएंगे, उनको भेजेंगे और वहाँ सर्व करेंगे। ये हुआ, ये चलता रहा। अब क्या हुआ है कि अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने और जो आपकी पावर डिवीज़न है उनकी जानिब से फैसला किया गया कि ये लोग जिनको कंपनी से बाहर भिजवाया गया है इनको वापस भिजवाया जाए, क्योंकि ये डबल तनख्वाहें वहाँ पर ले रहे हैं। और उसके बाद अब क्या है कि 287 के करीब ये लोग बनते हैं, जिसमें 200 वो हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ कंपनीज़ में जाकर और लेस्को में भी बाहर से आए हुए लोग जो हैं यहाँ पर अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, और 87 वो हैं जिनकी अभी आपने प्रमोशन करनी है और उनकी आपने पोस्टिंग करनी है जो वेकेंट पोस्टें हैं। 2 किस्म के इससे नुकसान होंगे। एक ये होगा कि इंतज़ामी अमूर इस वक्त जब आप बहरानी कैफियत में आपका पावर सेक्टर मौजूद है और एक सिस्टम चल रहा है और उसको आप जब इन ऑफिसर्स को आप दूसरी कंपनीज में भिजवाएंगे तो नुकसान होगा आपका इंतजामी तौर पर बहुत मुतासिर। जाहिर बात है जो लोग नए आएंगे उनको सिस्टम को समझने में, चीजों को वापस आएंगे, उनकी ज्वाइनिंग होगी और सारा कुछ होगा। एग्जैक्टली। अच्छा, दूसरा इम्पैक्ट जो सबसे ज्यादा आएगा, जिस पर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के इंजीनियर्स चाहते हैं कि ये वापस नहीं होना चाहिए, पॉलिसी वही होनी चाहिए, और ना सिर्फ लेस्को बल्कि तमाम तकसीमकार कंपनियों का इंजीनियर्स चाहते हैं। उसकी क्या वजह है कि तरक्की आपकी बहुत जल्दी होती है। आपके पूरे पाकिस्तान का जब बोर्ड होता है
तो पूरे पाकिस्तान में असामियाँ खाली होती हैं और आपकी प्रमोशन जो है उसमें जल्दी आपका वक्त आता है। अगर ये लोग वापस लेस्को में आ जाते हैं जो बाहर गए हैं, तो आपके लेस्को का सर्विस स्ट्रक्चर नहीं है। जो इस वक्त एक्सीएन है वो एक्सीएन ही रहेगा और वो रिटायर हो जाएगा। जो एसडीओ है वो एसडीओ ही रहेगा, वो वहीं पर रिटायर हो जाएगा। लेस्को में वापस आने से या पॉलिसी की तब्दीली की वजह से नुकसान बराह रास्त इंजीनियर्स को होगा, इंतजामी अमूर मुतासिर होना अपनी जगह पर, लेकिन जो फ्यूचर है, जो मुस्तकबिल है इंजीनियर्स का, उनमें उनको मुश्किलात होगी। इसलिए लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बहुत सारे लोग हैं जो हाई मतलब आपकी सीटों पर बैठे हैं। जनरल मैनेजर्स परवेज इकबाल जो हैं वो हैं, 2 उनके पास चार्ज हैं इस वक्त। जनरल मैनेजर टेक्निकल भी हैं, डायरेक्टर ऑपरेशंस भी हैं। इसके अलावा डायरेक्टर कस्टमर सर्विसेज हैं बशीर अहमद, जिन्होंने यहाँ सर्व किया। चीफ इंजीनियर बतौर चीफ इंजीनियर डेवलपमेंट भी काम करते रहे हैं, बतौर जीएम टेक्निकल भी उनके पास चार्ज रहा है, ये सीनियर पोस्ट पे रहे हैं। इसके अलावा आपके पास राना स्टार हैं, वो आपके इस वक्त डीजी इम्प्लीमेंटेशन है। चीफ इंजीनियर्स आपके चौधरी नईम है, और इसके अलावा राना अयूब जिनको चीफ इंजीनियर का आपने करंट चार्ज दिया हुआ है। इसके साथ एससीज हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन अब्दुल मनान मंगी है, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ईस्टर्न सर्कल सुहेल बशीर है। ये सब लोग बाहर से आए और यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। ये भी चाहते होंगे कि हम ना जाएं, और जो लेस्को से बाहर हैं वो चाहते हैं कि हम लेस्को में वापस आएं। लेकिन लेस्को के डिप्टी मैनेजर्स तक जो लोग हैं, इतनी बड़ी तादाद में अगर आप एकदम से अफसरान के तबादले कर देंगे तो ये तो ऑब्वियसली आप अगर इसको सिस्टम को बेहतर करना चाह रहे हैं, साथ सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं, तो इतनी बड़ी तादाद में तो तबादले एक साथ नहीं होने चाहिए। बिल्कुल नहीं होने चाहिए, इसमें बिल्कुल दूसरी राय भी नहीं है, ये नहीं होने चाहिए। और उसके साथ देखें, अब पाकिस्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी में या साबिक सेक्रेटरी जो थे उनकी जानिब से जो पॉलिसी बनाई गई थी वो बहुत अच्छी पॉलिसी थी कि एक ही कंपनी में जो काम करने वाले लोग हैं, जब दूसरी कंपनी में उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा तो अच्छी अपनी कारकर्दगी दिखाएंगे, उनको आप डबल तनख्वाहें देंगे, मराद देंगे, और वो कोशिश करेंगे कि दूसरी जगह पर जाकर अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दें। तो ये पॉलिसी अभी एग्जिस्ट करती है, लेकिन पेप्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ये केस गया है, वहाँ पर इस पर अभी कुछ डिबेट हुई है, लेकिन इसका हतमी फैसला होना अभी बाकी है। लेकिन विफाक इनको कह चुका है कि इन 287 जो ऑफिसर्स हैं इनको वापस अपनी कंपनियों में भिजवाया जाए। अब क्या होगा कि जो इंजीनियर्स चाह रहे हैं कि ये वापसी नहीं होनी चाहिए और उनका मुस्तकबिल दाव पे लग रहा है, और पावर सेक्टर जो है बुरानी कैफियत से गुजर रहा है और इसमें इंतजामी अमूर जो हैं उनके मामला ज़्यादा ख़राब होने के खदशात हैं, तो वो अब हो सकता है कि किसी अदालत से भी रजू कर लें, ताकि ये सिस्टम जो माजी में जो पॉलिसी चल रही है उसको अमल दरामद होना चाहिए, और होना भी वही चाहिए। अगर उस पर अमल दरामद होगा तो आपका पावर सेक्टर बहुत अच्छे तरीके से चलेगा। आपके जो जनरल मैनेजर चीफ लेवल के लोग जब दूसरी कंपनी से आएंगे वो यहाँ पर आकर बेहतर कारकर्दगी उन्होंने दिखाई भी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मुजाहिद परवेज चट्टा फेस्को से आए, बतौर सीईओ उन्होंने 3 साल काम किया। आपके सामने है कि लेस्को उस वक्त किस तरह रही। इसी तरह अगर आप बाहर से लोगों को लाकर उसी पॉलिसी पर चलाएंगे तो ये बहुत अच्छी पॉलिसी है, इस पर चलना चाहिए। खैर, इस फैसले से हम ओवरऑल जहाँ पे देख रहे हैं अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वहाँ पर इंतजामी अमूर अगर मुतासर होंगे, तो जब आपका सिस्टम सारा मुतासर होता है उसका इम्पैक्ट क्या आता है जी, कि सिस्टम मुतासर होने से सारिफीन तक अल्टीमेटली उसके असरात पहुँचते हैं, क्योंकि आपको हर सूरत में जो सारिफीन को भुगतना पड़ता है, क्योंकि कंज्यूमर का जो सारा वो सिस्टम ख़राब जब भी हो तो अल्टीमेटली उसका बोझ जो है वो कंज्यूमर पर जाता है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है, वापस आके जो हम खबर डिस्कस करेंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करती चलो जी। 24 डीएसपी एसएचओज हैं जिनसे जवाब तलबी की गई है। साथ ही साथ एक बड़ा काम क्या किया गया है, ये पहले भी किया जाता है जी, मनशियात फरोशों की फहरिस्तें बनाने का हुक्म दे दिया गया है। इस खबर की डिटेल डिस्कस करते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। पावर सेक्टर के उखाड़ पिछाड़ की हमने बात की है जी, अब आ जाए जी पुलिस में भी उखाड़ पिछाड़ होने जा रही है, जवाब तलबी की गई है। 24 डीएसपीज और 43 एसएचओ से जवाब तलबी की गई है। मनशियात फरोशों की फहरिस्तें भी बनाने का हुक्म दिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। जराइम की सूरत हाल, नाकिस कारकर्दगी और गफलत पर 43 एसएचओज को शो कॉज जारी हुए। इसका कोई फ़ायदा होता है? मुझे सिर्फ ये बता दें, जो शो कॉज जारी होते हैं, इजलास होता है, सरजनिश की जाती है, ये हमेशा मुझे ना ऐसे ही बस ज़बानी जमा खर्च लगता है। देखिए, मैंने तो लास्ट टाइम भी कहा था कि मुअत्तल होना भी कोई सज़ा नहीं होती। आप एक जगह से मुअत्तल होते हैं, उसके बाद आपको कोई वजाहती नोटिस दिया जाता है या लेटर मिलता है, उसका आप जवाब देते हैं, ना भी दें तो उसके बाद मज़ीद आपकी कहीं ना कहीं पोस्टिंग हो जाती है। मुझे बताएं, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डीआईजी साहब ने इजलास बुलाया और उसमें आपने डीएसपीज़ को और आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं, एसएचओज़ हैं, आपने उनको बुलाया है।
ताकि शहर में लॉ एंड ऑर्डर की जो सूरत हाल है, शहर में जो रोज़ाना की बुनियाद पर राहज़नी और बिलखसूस मैं कहूँगा कि जो कत्ल की वारदातें हो रही हैं, आप CCTV कैमरास की फुटेजेस देख लें, आपको क्लियर होगा कि हर बंदा किस तरह असलहा उसके पास है और बड़े आसानी से अगर वो कत्ल करना चाह रहा है तो कत्ल करके मार्केट्स में भी भाग जाता है। गली मोहल्ले की सतह पे घर की दहलीज पर अगर किसी को कत्ल कर दिया गया है तो उसको पकड़ने वाला नहीं है, तो फिर कानून कहाँ पर खड़ा है? आपकी पुलिस जो आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है वो कहाँ पर है? तो इसको बेसिकली तो ये होना चाहिए था कि इस इजलास में कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्या हुई, आप किस तरह काम कर रहे हैं, तो आपने वजाहत ही दे दी, नोटिस भी दे दिए, शोकाज नोटिस भी दे दें, लेकिन कारकर्दगी इससे बेहतर होने वाली नहीं है। आपको एहतसाब का रास्ता अपनाना है, एहतसाब करेंगे, कड़ी जो सज़ाएं हैं वो देंगे, तो फिर शायद मुमकिन है कि कहीं ना कहीं जाकर ये सिस्टम ठीक हो। आज तो ये हालात हैं कि अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ कोई वारदात हो जाए तो लोग थाने जाने से भी घबराते हैं। उनको पता है कि पुलिस का रवैया उस तरह नहीं है, पुलिस ने आपको उस तरह ट्रीट ही नहीं करना। आप पर इतने सवालात जो किए जाएंगे और आपके साथ इस तरह का वहाँ बर्ताव किया जाएगा, आप कहेंगे तो इतना मेरा नुकसान हुआ, इससे ज़्यादा तो मेरे यहाँ पे इंसल्ट की जा रही है, लिहाजा मैं थाने में भी ना जाऊँ। इसलिए पुलिस का ये रवैया और ये मामला तब्दील करने की ज़रूरत है। रही बात कि आपकी सेफ सिटी भी आपने बना ली, आपने कोई अबाबील नाम से भी आपने फोर्स बना ली, अबाबील नाम से भी फोर्स बना ली। उसके बाद डॉल्फिन जो है, डॉल्फिन को क्रेडिट दूंगा, उन्होंने पकड़े, डाकुओं को भी पकड़ा और उनका पहुंचना मौके पे डॉल्फिन फोर्स का कार्रवाइयां आप 6 महीनों में कर दे तो क्या क्रेडिट देने वाली बात है? मैंने तो डॉल्फिन एहलकारों को यहाँ वहाँ हमेशा सुबह जब मैं खास तौर पे ऑफिस आती हूँ, मुझे लगता है कि बाइक की सैर करने के लिए ये लोग निकले हुए हैं। सीरियसली देखें, बाइक उनको देने का कुछ मकसद तो है ना कि आपने उनको बाइक दी है तो पेट्रोलिंग करने के लिए, आप ट्रैफिक में आप धड़ाधड़ अपनी बाइक चला रहे हैं, वो तो बस यही लग रहा है कि आप राइड के नहीं, आपको तो शायद लग लो राइड पे, हो सकता है इमरजेंसी पे जा रहे हो या उनको कॉल हो, ये भी तो पॉसिबल है। आप तो अपनी गाड़ी में बैठी उनको देख रही हैं कि वो स्पीड के साथ जा रहे हैं, हो सकता है हर रोज नजर आते हैं शाही सिपरा नहीं, हर रोज भी कॉल हो सकती है। ये तो नहीं है कि आपके जो हालात जा रहे हैं इसमें रोज भी इमरजेंसी कॉल हो सकती है, हो सकता है कॉल पे जा रहे हो, ठीक है। आपने कहा कि कहीं ना कहीं वो खड़े होते हैं। आजकल चूंकि दर्जा हरारत और मौसम की जो सूरत हाल है, छाँव जो है वो ट्रैफिक वार्डन भी सुबह 7 से 8 बजे तक अपना काम करते हैं, जिम्मेदारी पूरी करके वो भी साइड पे हो जाते हैं। फोर्स के एहलकार गाड़ियों में गश्त कर रहे होते हैं, ये मुझे बताते कौन सा वहां पर इतना बड़ा काम कर रहे होते हैं? अच्छा, आप तो ये कह रही हैं कि आपकी जो पुलिस है वो बिल्कुल काम नहीं कर रही। अब ये इनडायरेक्टली आप ये कहना चाह रहे हैं? आपको गाड़ी में एहलकार बैठे नजर आएंगे, बातें कर रहे होंगे, एक साइड पे गाड़ी खड़ी होगी, क्या काम कर रहे होते हैं ये बता दें। देखें, जो आज जो आपने देखे हैं ना, वो आपकी मोटर बाइक्स की चेकिंग कर रहे थे, वो उनका डाटा आपके सामने ला रहे थे कि कौन सी मोटर बाइक जो है उसका डाटा ठीक है, कौन सा नहीं। आज जो आपको नाके नजर आए वो मुझे भी नजर आए, जिस राह से आप आई हैं मैं भी उसी राह से आया हूँ। अब वो कह रही है कि उनकी वैन खड़ी थी और आपके 4-5 पुलिस एहलकार वो क्या कर रहे थे, वो आपकी मोटर बाइक्स की चेकिंग कर रहे थे। अच्छा, हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। इस खबर में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे लिए वो मनशियात फरोशी है कि लाहौर शहर जो है वो मनशियात का गढ़ बनता जा रहा है और बहुत सारे लोग जो हैं इस मकरूह धंधे में मुलविस भी हैं, जो बेचने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एडिक्टेड हैं, जो खरीदार हैं, वो खरीद भी रहे हैं। लेकिन और नौजवान नस्ल के साथ फिर रिश्ते बनाने तक महदूद रहते हैं। सिपरा साहब, आप उसको मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी कैनाल रोड जो है इस वक्त मनशियात का गढ़ बन चुकी है, जहां से रोजाना लाखों लोग जो गुजरते हैं, हम और आप लोग गुजरते हैं, वो देखते हैं कि नौजवान नस्ल किस तरह बैठी है। जब आप मेरी बात सुन लेना, अब आप वाज़ेह तौर पे जगह हम अक्सर पॉइंट आउट करते रहते हैं, लाहौरियों को भी पता है, हमारी टीम्स भी इन जगहों पर कई दफ़ा पहुंची है, कैमरे के साथ पहुंची है, सभी लोगों को पता है कि शहर के कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर नशई भी बैठे हैं, जहां पर मनशियात फरोश आते हैं, खुलेआम उनको मनशियात फराहम करके जाते हैं। अब आपकी कार्रवाइयां कहां तक महदूद हैं कि आपने फहरिस्तें बनाने का हुक्म दे दिया है? वो लोग अपने ठिकानों पे हर रोज जाके बैठ रहे हैं, आप दफ्तरों में बैठ के फहरिस्तें बना रहे हैं, क्या फायदा होगा सिपरा साहब? देखिए, फहरिस्त बनाने का कोई फायदा नहीं है। कहना के इलाके में 2 जगह से आपके पास वीडियोज आई, बिल्कुल सरेआम वहां फरोख्त हो रही है। रोही नाले से आप क्रॉस करें काना तक, आपकी जो बेल्ट है वहां पर आपको सारे नशे नजर आते हैं। यही लोग सब जो है वहां पे इंजेक्शन लगा रहे हैं। यही बात पता क्या है, सप्लायर को हमने पकड़ना है, मनशियात के फरोश जो है उसको पकड़ना है, जो आकर उनको सप्लाई दे रहा है, जो अपना कारोबार कर रहा है, उसको पकड़ने की जरूरत है। मुझे बताएं कि पुलिस अगर उसको नहीं पकड़ने की जरूरत है ना, उनकी तो फिर पुष्ट पनाही जो लोग कर रहे होते हैं वो भी सभी को वाज़ेह तौर पे पता है। ये बताएं,
मुझे ये बताएं कि हम लोग ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन नहीं करते कि हमें ट्रैफिक वार्डन जो है रोक लेगा। तो मुझे बताएं कि वो कौन सा ऐसा मामला है जिसकी बुनियाद पर एक बंदा अपने घर से मनशियात लेकर निकलता है, जिसको पता है कि मेरे इस पर मुकदमा भी दर्ज हो सकता है, मुझे जेल भी हो सकती है, मुझे सजा भी हो सकती है। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको इतनी हिम्मत देती है कि वो आए और वहाँ पर सबके सामने, जहाँ से राहगीर और आपकी गाड़ियाँ सब लोग गुजर रहे हैं, उनके सामने वह मनशियात को फ़रोख्त करे, और फ़रोख्त करने के बाद अगर उसकी वीडियोस भी आ जाएं मंजर यहाँ पे सोशल मीडिया पर आ जाएं, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आ जाएं, उसके बावजूद आप उसको ना पकड़ें, ना मुकदमा दर्ज हो, ना सजा हो, तो फिर क्या है? तो फिर आपकी पुलिस साथ मिली हुई है। सही जी। अच्छा, वो आप पकड़ना इसी नहीं खबर चाहती से इसको। जुड़ा एक और सिलसिला है, वो मैं आपको बता दूं कि आप मनशियात फरोश जो हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाइयां नहीं कर रहे, मुआशरे से इस लानत का खात्मा नहीं कर पा रहे, तो अल्टीमेटली इसके असरात जो मुआशरे पे मुरतब हो रहे हैं वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अल्लाह ताला रहम करे जिनके घरों में कोई इस तरह का फर्द मौजूद होता है, पूरी जिंदगी उन घर वालों की डिस्टर्ब होकर रह जाती है। अभी मेरे सामने खबर है, नशई शोहर के हाथों जलने वाली 35 साला गुड़िया चल बसी, मुलजिम गिरफ्तार हो गया। शाहिद सिप्रा साहब, लोगों की हम खबरें भी सुनते रहते हैं, एक्सपीरियंस भी देखे हैं आसपास से, कभी कुछ पता चले कि नशे के आदी अफराद जो होते हैं इनको अपनी होश नहीं होती, घर का सामान बेच देना, घर वालों को तशद्दुद का निशाना बना देना, और ये देखें ये तो इंतहा हो गई है। देखिए, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिसने अपना मनशियात फरोश है वो अपने घर का सामान भी बेचता है, और उस घर के लिए, उन वालदैन के लिए, उन बहन भाइयों के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। नशा तो इतनी बड़ी लानत है कि जिंदगी अपनी तो तबाह होती है उस शख्स की, उससे जुड़े पूरे लोग जो फैमिली के हैं उन लोगों की जिंदगी भी तबाह हो जाती है। आज ये देख रहे हैं कि आपका नशा अगर आपको नहीं मिल रहा तो इंसान कहाँ तक चला गया कि अपनी ही बीवी की जान ले ली। अल्लाह ताला आप रहम करे। इससे थोड़ा अंदाज़ा लगाएं कि जो ये लोग नशा करते हैं वो किस तरह, किस लेवल पर जाते हैं कि उनको कोई रिश्ता नहीं नजर आ रहा होता, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा होता कि उनके घर में बहुत सामान का हिम्मत की फरोख्त बात करना। है कि आप पेट्रोल छिड़क रहे हैं, आग लगा रहे हैं, आपकी अपनी जिंदगी को भी खतरा है, आप किसी की जिंदगी को किस तरह खतरा पहुंचा रहे हैं, अपनी ही बीवी का कत्ल कर देना बहुत। तो अब देखें ना, अब इसको आप ले गए हैं, एक तरफ आप कहते हैं अब इस पे FIR हो जाएगी, 302 का मुकदमा हो जाएगा, आप इसको पकड़ेंगे, हवालात में रखेंगे, जेल भिजवा देंगे, ट्रायल होगा, कोर्ट जब सजा देगी वो हतमी फैसला तो उसके बाद होगा। मुझे ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने कहा था कि आपके शायद DC साहब ने कहा था कि हमारे पास जगह नहीं है। हाँ, कहाँ लेके अच्छा, जाएं, हाँ, रिहैबिलिटेशन अब ये सेंटर होंगे नशेई तो जिसके खिलाफ आपने FIR दर्ज की है, आप इसको तो आपने रखना है, लेकिन वो नशेई जो इस तरह के कई नुकसानात का बाइस बन सकता है, जो फैमिलीज के लिए बहुत सारा बड़ा नुकसान और कोई ना कोई खुदा न खास्ता साने का सबब बन सकता है, अब उनको नहीं पकड़ते, बड़े आराम से आपने कह दिया कि हमारे पास जगह नहीं है। इसलिए इस तरह की जो मिसालें हैं इससे हमें इबरत पकड़ने की ज़रूरत है, और हमारे जो इदारे हैं उनको बिलखसूस इस पर इबरत का निशान बनाने की ज़रूरत है कि वो लोग जो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने की बजाय अगले बंदे पर डाल रहे हैं कि वो नशा करता है, हम उसका क्या करें। तो भाई आपने ही पकड़ना है ना, कानून किस लिए बना हुआ है, कानून किस लिए है, इंतजामिया किस लिए है, इदारे किस लिए हैं। खैर, अफसोसनाक ये खबर थी जो कि आपके साथ शेयर की, लेकिन अब इस मामले को जड़ से जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, आपका मुआशरा तो तबाह हो ही रहा है, नौजवान नशिया से तबाह हो ही रही है, लोगों के घर किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, मुआशरा किस तरह से बेराहरवी का शिकार हो रहा है, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। कहीं पर कोई अपनी जमा पूंजी खो बैठता है, माएँ बेचारी परेशान होकर रह जाती हैं, मुआशरे में, पूरी सोसाइटी में आपका नाम जो है वो ख़राब होकर रह जाता है, और फिर जो इस लेवल तक लोग चले जाते हैं उनकी मेंटल स्टेट क्या होगी। इन लोगों के लिए लाजमी तौर पर आपको क्रैक डाउन करना है और इन लोगों को अलहदा से रखना है, रिहैबिलिटेशन सेंटर ऐसे बनाने होंगे ताकि मुआशरे से आप इन चीज़ों का खात्मा कर सकें। फ़िलहाल एक ब्रेक लेते हैं, ज्वाइन करते हैं आपको ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। यहाँ पे जी लिखा है जी, खबर के मुताबिक राउद इरशाद साहब की खबर है, पंजाब हुकूमत जो है वो एक्ट पास नहीं करा सकी, बल्दियाती इलेक्शन कराने में नाकाम। अब नाकाम तो वो तब हों जब वो भरपूर कोशिशें कर रहे हैं और बल्दियाती इलेक्शन वो करवा नहीं पा रहे हैं। जब कुछ किया ही नहीं जा रहा, अपनी ही विलिंग नहीं है, करवाना ही नहीं चाह रहे, तो फिर कैसी नाकामी है सिप्रा साहब? देखिए, मेरे वो जो जिस तरह राव ने दिलचार ने खबर दी वो और चीज़ है कि आप बार बार तरमीम उसमें किए जा रहे हैं, आपका जो ऑर्डिनेंस है, लेकिन जो बुनियादी मकसद है, जो बल्दियात का इलेक्शन होना, जो इंतखाबात होना, जिसकी वजह से अवामुन्नास को फ़ायदा पहुँचना, गले मोहल्ले की सियासत होना, गले मोहल्ले के काम होना,
सीवरेज के, गली के, मतलब लोगों को छोटे-छोटे यही काम, मसाइल लोगों होते के हैं। डेथ अच्छा, सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट, इस तरह की चीजें, बर्थ सर्टिफिकेट लोगों के दहलीज पे हल हो रहे थे ये बिल्कुल इस मसले। तरह यूनियन काउंसिल लेवल पर जब आपका चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सेक्रेटरी होगा तो मेरे ख्याल में लोग आसानी से उनको अप्रोच कर सकेंगे और वहाँ जाएंगे, अपने मसाइल हल कर लेंगे। अब क्या है कि मुझे ये बताएं कि ज़िमनी इंतखाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ क्या हुआ है। आप ज़िमनी इंतखाब में इतनी इबरतनाक शिकस्त के बाद आप समझते हैं कोई बल्दियात में जाएंगे? कभी भी नहीं बिल्कुल जाएंगे। नहीं। आपने गली मोहल्ले में जाकर वोट मांगने हैं तो आप जो महंगाई का तूफान आपने बर्पा कर रखा है, जिस तरह लोगों को बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, जिस तरह आज मामला चल रहे हैं, लोगों के पास उजरत नहीं है, लोगों के पास मजदूरी नहीं है, तो वो कहां से आपको वोट देंगे? बेसिकली ये खौफ है, इस वक्त वो डर है जिसकी बुनियाद पर आपकी पीटीआई और मौजूदा गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि बल्दियाती इलेक्शन हूं। मैं तो कहता हूं इलेक्शन हूं और ये रोजाना की बुनियाद पर जो नारे लगाते हैं, लोग क्या कम से कम क्या सारा पता चल जाएगा, ऐसे शीशे हो जाएगा, हर चीज इन पर अया हो जाएगी कि इस वक्त पब्लिक में क्या हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब तो कह देते हैं कि मीडिया वाले जाते हैं किसी बंदे से जाके बात करके फिर उसको बार बार चलाए जाते हैं। आप खुद आए ना, अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करें, उनको बताएं कि हम आ गए इलेक्शन में, इनको समझ आ जाएगी। और गली मोहल्लों की सतह पर जब आप पहुंचेंगे और ये इलेक्शन कराएंगे, वाकई दूध का दूध और पानी का पानी। मैं तो कहता हूं आज आए ना इलेक्शन, देखिए आप कहते हैं कि आवाम हमारे साथ खड़ी है, आज वोटर कारकुन हमारे साथ खड़ा है। आपने इस ऐलान को उस वक्त साबित करना है जब आप बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। आपको उस वक्त पता चलेगा कि ये लोग आपके साथ खड़े हैं या कहीं दूर जाकर खड़े हुए हैं। बेसिकली इन तमाम चीज़ों का ये जब माजी की हुकूमतों में बल्दियाती इलेक्शन या बल्दियात का निज़ाम नहीं आता था तो यही लोग जो हैं अपोजिशन में रहकर तनकीद का निशाना बनाते थे कि लोगों के जो मसाइल हैं, जो उनकी घरों की दहलीज पर हमने हल करने हैं, वो बल्दियात से हम हल करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन होंगे तो उनके जो नुमाइंदे होंगे वो हल करेंगे। लेकिन ये उस तरफ क्यों नहीं जा रहे? जब आप नारा लगाते हैं कि हमने अवामुन्नास को या लोगों को जो फैसिलिटेट करना है, सहूलियात देनी है, तो फिर आप जाएं बल्दियाती इलेक्शन में। बार बार ऑर्डिनेंस को तब्दील करना या ये क्रेडिट ले लेना कि हमने ऑर्डिनेंस बना दिया, भाई ऑर्डिनेंस तो उस वक्त उस पर अमल दरामद होगा जब आपके यहाँ पर लोग मौजूद होंगे, जब यूनियन काउंसिल की सतह पर ये चेयरमैन, वाइस चेयरमैन लोग बैठेंगे, जब इलेक्शन होगा, जब काउंसलर तक लोगों की रसाई होगी, ये आपकी बर्थ सर्टिफिकेट हो, ये तो जो भी आप जन्म पर्ची की जो भी जिक्र कर रहे हैं, ये सारी चीजें वहां से बनेगी। बेसिकली ये गवर्नमेंट नहीं चाहती कि बल्दियात का इलेक्शन हो, और उसकी क्या वजह है मैंने आपको वाज़े बता दिया है कि वो ऐसा नहीं होगा। ऐसा होगा तो आपकी पीटीआई जो है आइंदा जो आम इंतखाब होगा उससे पहले उनको पता चल जाएगा कि क्या होना है उनके साथ। बिल्कुल ऐसा ही है, और मेरे ख्याल से पता चलना भी चाहिए, आपको अपनी पोजीशन का पता चलना चाहिए। कम से कम आप कुछ तो कोशिश करें आवाम की बेहतरी का पता के चले, लिए। लेकिन लोगों को उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं उनके हल के लिए तो कुछ ना कुछ दें। शायद सिप्रा साहब इसीलिए कह रही पोजीशन पता चलेगी तो कोशिश करेंगे ना कि कुछ अपने हालात बेहतर करें, आगे इलेक्शन आने। खैर अब मेरे ख्याल से उम्मीदें लोगों से बांधना छोड़ दें। अगली खबर शामिल कर लेते हैं जी। बोगियों की किल्लत, ऑपरेशन में दुश्वारी, ट्रेनें मनसूख और लेट होने लगी हैं। ये हमारे रेलवे मामला जो है ये भी हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में किस कदर मुतासिर रहे हैं। तो ये चीजें आवाम के लिए अब जहमत बनती जा रही हैं सिप्रा साहब। देखें लोग तो अब खौफजदा हो गए, बल्कि इवन ऑफिसर जो हैं रेलवेज के उन्होंने बाय एयर अपना सफर करना शुरू कर दिया है। आपके हादसात जो अभी हुए हैं उनमें देखें कि कितने लोग जो हैं वो इस दारे फानी से कूच कर गए हैं, और उसके बावजूद आप उस पे आए ना कि वजीर जो है इस्तीफा दे देता है, वजीर जो है अपनी सीट छोड़ देता है। तो वजीर साहब कहते हैं कि अगर मैं इस्तीफा दे दूंगा तो सब जो लोग गए हैं, हादसा हुआ है, वो वापस आ जाएगा तो मैं इस्तीफा। मेरा इस पे कमेंट ना लें। लोगों ने जो उस पे कमेंट कर दिया उनको पता है, और उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, अगर घर जाकर बैठ के आराम से सोचा होगा तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है। ये उन्होंने उन लवाहिकीन के जख्मों पर नमक डाला है। बिल्कुल सही कि कह रहे हैं जिनके प्यारे जो हैं बगैर किसी जुर्म के आप ट्रेन हादसे में इस दुनिया से चले गए। बात यह है कि आपके पास बोगियां नहीं है, आपके पास इंजन नहीं है, आपके पास ट्रैक जो है पोसीदा हो चुके हैं, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री है, अरबों रुपए का उसका बजट है, उसके बावजूद लोगों को अगर आप सहूलत नहीं दे सकते और तो फिर उसका क्या नुकसान होगा? यही होगा कि कभी बोगियां नहीं होंगी, कभी आपके पास एक्सीडेंट्स होते रहेंगे, कभी जो लोग हैं वो डाइवर्ट होंगे। फिर आप इल्जाम ठहरा देते हैं कि प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि लोग उसकी तरफ आए। शायद हमारे पास वक्त कम है, हर जगह आपको बहाना ये सिर्फ अच्छा मिला है कि आप पिछली हुकूमत पर डाल दें, सिस्टम खराबी पर डाल दें और अपने आप को बरी जिम्मा कर दें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन जाते जाते एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते चले जी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने काबीना का इजलास कल तलब कर लिया है। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कल इजलास तलब किया है। पंजाब काबीना का इजलास कल सुबह
11 बजे तलब किया गया है। इजलास में 17 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। वजीर आला की जानिब से कल काबीना इजलास तलब किया गया है। सुबह 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। 17 नुकाती एजेंडा मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। ब्रेक कर लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहेगा। जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जी शहर के मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सूरत हाल क्या है। इत्तलात के मुताबिक हर रोज हमारे रिपोर्टर्स भी कवर कर रहे हैं, वैक्सीनेशन जो है उसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाया जा रहा, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो कि वैक्सीनेशन कराने जा रहे हैं उन्हें जाकर पता चलता है कि वैक्सीनेशन सेंटर जो हैं वो बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। आज के जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दो पहलू हैं। एक वो लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन करवाने जाते हैं तो उनको पता चलता है वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं है। वो लोग हैं जो कि वैक्सीनेशन की एक डोज लगवा चुके हैं, दूसरी डोज के लगवाने के लिए उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और फिर वैक्सीनेशन कौन सी लगवानी है, कौन सी नहीं लगवानी, लोग इस मसाइल से भी जो हैं वो दो चार हैं। सेकेंडली, हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा प्रोवोक करने के बाद लोगों तक वैक्सीनेशन के फ़वाइद और ये शऊर बेदार करने के बावजूद कि इसके अलावा अब ऑप्शन कोई नहीं है, आपने अपने आप को महफूज रखना है तो आपको वैक्सीनेशन हर सूरत करानी है, फिर भी ऐसे लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है जो कि अभी भी वैक्सीनेशन करवाने को तैयार नहीं है। तो दोनों हिस्सों पे आज हम बात करेंगे। वैक्सीनेशन की जो फराहमी है वो क्यों नहीं यकीनी बनाई जा रही है, लोग जो हैं वो तजब्जुब का शिकार हैं, आया भी वो वैक्सीनेशन कराएं या नहीं, इस पर हम बात करते हैं आज के इस स्पेशल सेगमेंट में। वैक्सीन नहीं की अभी कोई आइडिया नहीं। जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, अपने आप को आपने वैक्सीनेशन करानी है। अगर आपने कोरोना से अपने आप को बचाना है तो हर सूरत आपने वैक्सीनेशन करानी है। तो आगाज़ यहीं से कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जिन्होंने ज्वाइन किया है, तारुफ में आपके साथ कराते चलूँ। VCUHS प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सबसे पहले तो हमने दो हिस्सों पे बात करनी है। वैक्सीनेशन मिल नहीं रही, लोग जा रहे हैं, वैक्सीनेशन सेंटर बंद है, लेकिन चूंकि हमने लोगों को मोटिवेट करना है, लोगों को बताना है कि जी वैक्सीनेशन ही एक वाहिद हल है अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी महफूज बनानी है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि सोशल मीडिया पर डिफरेंट क्लिप्स देख के परेशान हो जाते हैं कि वो वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे। फिर 3-4 वैक्सीनेशन की ऑप्शन मौजूद है, लोग तजब्जुब का शिकार हैं कि कौन सी वैक्सीनेशन करानी है, कौन सी नहीं करानी। ज़रा आप लोगों की रहनुमाई कीजिएगा कि वैक्सीनेशन कौन सी ज़्यादा मौसर है और कितनी ज़रूरी है और यही वक्त है करवाने का। थैंक यू सो मच। देखें कोई इस वक्त दुनिया में 57 के करीब वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं और मैं समझता हूं कि बहुत माइनर फ़र्क है, लेकिन ये सारे एक बड़े रॉबस्ट मैकेनिज़्म से गुजर के आए हैं। फेज़ लेबॉर्ट्री में, फिर एनिमल्स में, फिर इंसानों में इसके बहुत सारे ट्रायल्स हुए और फिर ये क्लिनिकली अवेलेबल हुई पूरी दुनिया में। और ये सब कंपैरेटिव हैं, इनमें कोई चूज़ करने वाली चीज़ नहीं है। जो भी आपको इजीली अवेलेबल है फौरी तौर पे लगवाएं। अगर वो सिंगल डोज है जैसे कैंसाइनो है तो सिंगल डोज लगवा लें, वो एक ही डोज काफ़ी है। अगर 2 डोजेज़ हैं जैसे साइनोफार्म है, साइनोवैक है, स्पुतनिक है या एस्ट्राजेनेका, तो वो भी ठीक है। एस्ट्राजेनेका में सिर्फ ये कॉशन है क्योंकि उसमें क्लॉटिंग का प्रॉब्लम यंग लोगों में आ जाता है, तो वो अबव 40 रिकमेंडेड है कि अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है तो आप वो लगवा लें। और इनमें तमाम वैक्सीन्स आपको तकरीबन एक जैसा ही प्रोटेक्ट करती हैं और उनका साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बुखार, हल्का सा जिस्म टूटना, और वो भी सबका कंपैरेटिव है। इसलिए देयर इज़ नथिंग टू चूज़। बहुत सारे लोग, मुझे पता है, मेरी ज़ाती वो मुझे हर वक्त फ़ोन करते हैं कि जी हम वो लगवाना चाहते हैं फाइज़र की जो मैसेंजर RNA वैक्सीन है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि फ़ाइज़र की वैक्सीन मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में एक अच्छी ऑप्शन होगी, बिकॉज -70 डिग्री टेम्परेचर रखना ख़ासकर फील्ड में, चंद एक सेंटर्स में तो शायद मुमकिन हो जाए, लेकिन अवामुन नास को वो पॉसिबल नहीं और ना उसकी ज़रूरत है। हमने कम से कम, मैंने, मेरी फैमिली ने, हमारे दोस्तों ने, डॉक्टर्स ने, किसी ने भी अभी तक
फाइज़र की नहीं लगवाई, इसलिए उसका मत इंतज़ार करें। आपको अभी इस वक्त प्रोटेक्शन चाहिए, इस वक्त बीमारी मौजूद है हमारे दरमियान, अल्लाह का शुक्र है कम हुई है, ख़त्म नहीं हुई, और किसी वक्त भी ये एस्केलेट कर सकती है। हमारे रवैयों पे ये डिपेंड करेगा और म्यूटेशंस पे। म्यूटेशंस को मैं और आप या कोई भी नहीं रोक सकता, वो तो अल्लाह ही रोक सकता है कि, और उसने होना ही होना है म्यूटेशंस ने। तो इस वक्त हमारे डबल म्यूटेंट भारत का भी वेरिएंट मौजूद है, B117 सबसे ज़्यादा मौजूद है, जिसकी वजह से इसका लगाव वायरस का बहुत ज़्यादा है। तो ये समझना मेरा नहीं ख्याल कोई समझदारी की चीज़ होगी कि ये बीमारी अब ख़त्म हो गई है और हम मुबर्रा हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये वैक्सीन लगवानी है और जितनी जल्दी अच्छा डॉक्टर साहब, ये कहिएगा, ये तो वाजे है, हर कोई ये रिकमेंड कर रहा है कि वैक्सीनेशन तो आपको हर सूरत करानी ही करानी है। अब ये जो मौजूदा कोविड की हमारे यहाँ सूरत हाल है, काफ़ी हद तक अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, केसेस कम होना शुरू हुए हैं, कोविड कंट्रोल हुआ है। अब लोग मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जी अब तो कोरोना खत्म हो चुका है, अब तो वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या अगर अल्लाह ताला आगे भी हालात इसी तरह से बेहतर रखता है तो वाकई हमें अब वैक्सीनेशन कराने की कोई ज़रूरत नहीं रही? हो सकता है, अल्लाह ताला तो बिल्कुल रख सकते हैं। अल्लाह ताला तो कुछ भी कहेंगे कि हो जा तो वह हो जाना है। अल्लाह ताला तो चाहें तो अभी ये वायरस को इस दुनिया से रुखसत हो जाएगी। लेकिन ये एक मौजज़ा चाहिए इसके लिए। मैं समझता हूँ 3 या 4 साल हमें इसके साथ रहने के लिए मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हमें बिल्कुल तैयार रहना चाहिए एज ए कंट्री एंड एज ए शहर और एज ए इंडिविजुअल, एज ए फैमिली। तो ये बिल्कुल मेरा नहीं ख्याल की बात है ये सोचना कि ये खत्म हो चुकी है। देखिए आपको पता है इंग्लैंड में वो रीओपन कर रहे थे, अब वो इस वक्त एक नई वेव में उनके केसेस फिर एस्केलेट होने शुरू हो गए हैं। तो जिन उन मुल्कों में, आपको इजराइल का पता है कि उन्होंने हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करनी थी, छोटा सा मुल्क है, उनके लिए बहुत ईजी था। इस वक्त उन्होंने दोबारा रिवाइज करके अपने फिर एसओपीज पे पाबंदी कर रहे हैं। पहले उन्होंने मास्क खत्म कर दिया था, सब खत्म कर दिया था। ये जो वायरस है ये कोई इतना आसान जंग नहीं है जो हम जीत जाएंगे। ये अपनी साख बदल लेती है, अपना वेरिएशन ले आती है आरएनए में, या अपनी म्यूटेट कर जाती है। और अगर हम खुदा न खास्ता नाकाम हो गए, मेजॉरिटी मीन 75 से 80% लोगों को ये वैक्सीन लगाने में, प्रोग्राम हमारे गैर मुअस्सर हो जाएं, और वो इतनी ज्यादा हर्ड इम्यूनिटी देर से करेंगे तो वो उस वक्त तक बहुत ज्यादा वो म्यूटेट कर जाइए। इस वक्त तक ये वैक्सीन मुवस्सर हैं, तो हमें इस विंडो का फायदा हासिल करना चाहिए फौरी, विदाउट एनी वैक्सीन हेजिटेंसी, वैक्सीन रिलक्टेंस, ओवरकम इस बीमारी को करके हमें फौरन लगानी चाहिए। जाहिर है मैं खुद प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हूँ कई ट्रायल का, तो मैंने अगर लगवाई है तो मैंने भी कुछ सोच के लगवाई होगी। अगर मैंने अपने बच्चों को लगाई है, अपने फैमिली वालों को लगाई है, तो वो भी सोच के लगाई होगी। तो अगर मैं जाहिर है खुद कर रहा हूँ तो मैं आपको यही प्रीच कर रहा हूँ ना। तो सबसे बड़ा तो ये है कि अगर जो इसके स्पेशलिस्ट हैं उन पे अमल करें। हमारी तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब वो बीमार हुए थे तो उन्होंने तबीब का मशवरा लिया था। तो यही कुछ स्पेशलिस्ट ही आपको ये चीजें बता सकते हैं कि हाँ इसका बहुत ही नेग्लिजिबल होगा और फायदे इसके बहुत ज्यादा होंगे। सिर्फ आपको इंडिविजुअली नहीं होंगे, पूरी दुनिया को होंगे कि आप इसको रुखसत कर सकेंगे इस वायरस को, क्योंकि ये कहीं भी रहेगी तो फिर स्पार्क होता रहेगा। इसलिए हमें तमाम को लगानी है। उन लोगों को फायदा देने के लिए छोटे बच्चे हामला खवातीन या दूध पिलाती माओं को जो नहीं वैक्सीन लगा सकते, उनको भी प्रोटेक्शन होगी तब। तो इसलिए हमें तो ये सोचना ही नहीं चाहिए, इसमें रिलक्टेंस वाली कोई चीज़ नहीं, और जो मिलती है वो लगवाएं। डॉक्टर साहब, अब आपने जिक्र किया तो ये भी कह दीजिएगा, जिस तरह से आपने कहा कि वो खवातीन जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं, हामिला हैं, क्या वो वैक्सीनेशन करवाएं? और वैक्सीनेशन जितनी हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं वो सब उनके लिए सेफ हैं? नहीं, अभी उनके लिए यही गुजारिश है कि उनके लिए स्टडीज़ हो रही हैं, हम भी स्टडी शुरू कर रहे हैं। उनके लिए प्रोबेबली मैसेंजर आरएनए वैक्सीन, चाहे वो मॉडर्ना की फॉर्म में हो, चाहे वो फाइज़र की हो, या चाइना ने भी अब 2 बना ली हैं और उसके भी हम ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। उनके लिए अभी तक हम समझते हैं कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन ज़्यादा बेहतर हैं। उसकी एक वजह है, ये नहीं कि वो ज़्यादा इफेक्टिव हैं, इसलिए कि वो वैक्सीन की नेचर ऐसी है कि हम
बाहर से कोई एंटीजन नहीं दे रहे, कोई वायरस नहीं दे रहे, कुछ नहीं दे रहे, हम मैसेज दे रहे हैं आपके सेल्स को कि वही एंटीजन बनाएगी, वही स्पाइक प्रोटीन्स बनाएगी और उसके अगेंस्ट आपकी एंटीबॉडी, और वो वैक्सीन चंद घंटों में डिस्ट्रॉय हो जाती है आपकी बॉडी में ऑटोमेटिकली। तो इसलिए उसको हम प्रेफर करते हैं इन दो सूरतों में, और बच्चों में भी वही प्रेफरेबल है। डॉक्टर साहब, एक और चीज, अब हमारे यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीनेशन जो है वो नायाब होती चली जा रही है, लोग वैक्सीनेशन कराने के लिए जा रहे हैं। अब क्या समझते हैं, क्यों इस पर जो है वो इतना हुकूमत को कितना एक्टिव होने की जरूरत है, और रिस्पॉन्सिबल आप क्या समझते हैं, कौन है अगर वैक्सीनेशन मिल ही नहीं रही है? देखें, असल में चीज़ ये है कि वैक्सीन सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, तमाम दुनिया के ममालिक की ज़रूरत है, स्पेशली जो गरीब ममालिक हमारे जैसे हैं उनकी है। तो ये हम कम्पीट करना पड़ता है वैक्सीन प्रोक्योरमेंट के लिए इंटरनेशनली। ज़ाहिर है क्यूइंग हुई है तो इसलिए कुछ, लेकिन हमें ये पता है कि आज हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी खेप वैक्सीन्स की लैंड कर रही है पाकिस्तान में, तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कल तक या परसों तक वो अवेलेबल होगी इन सब सेंटर में। ज़ाहिर है हमारे पास वो वसाइल तो नहीं हो सकते जो सऊदी अरेबिया के पास हैं या यूरोप के पास हैं या अमेरिका के पास हैं। हमारी तरजीहात में है और ये इस गवर्नमेंट की भी तरजीहात में है। और कल मैंने ख़ुद असद उमर साहब का सुना था कि वो कह रहे हैं कि आज वो सारी ये कमी पूरी हो जाएगी, तो थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, लेकिन ये भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे आज भी बहुत फ़ोन आए कि हमारा टाइम हो चुका है। अगर आपका हफ्ते बाद लग जाएगी तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं सेकंड डोज। हाँ, अगर आपको 3-4 महीने खुदा न खास्ता आप डिले कर देंगे या अवेलेबिलिटी डिले हो जाएगी, फिर आपको दोबारा दोनों डोजेज लगानी पड़ेगी। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इसलिए मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जावेद अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। वैक्सीनेशन आपके लिए कितनी ज़रूरी है, डॉक्टर साहब ने इस पर रोशनी डाली, और फिर बहुत सारे सवालात जो वैक्सीनेशन के साथ जुड़े थे कि जी आपको सिर्फ फाइजर ही लगवानी है। बहुत सारे लोग ये तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार डॉक्टर साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया। आपने अपनी ज़िंदगी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है तो वैक्सीनेशन ही आपके लिए वाहिद ऑप्शन है। लेकिन साथ ही साथ अब सवाल ये पैदा होता है कि जो इंतज़ामात कर रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वैक्सीनेशन की फराहमी को यकीनी बनाना। वैसे तो आज ये दावा किया गया था कि मंडे तक इंशाल्लाह जो है वो वैक्सीनेशन फराहमी का मसला जो है वो हल हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे कि अभी सूरत हाल क्या है वो भी आपके साथ शेयर करें। जाहिद चौधरी साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हमें ज्वाइन करेंगे और बताएंगे कि किसकी गफलत है, कौन इसका जिम्मेदार है। वैक्सीनेशन आज अगर फराहम कर दी जाती है दावे के मुताबिक, तो कैसे यकीनी बनाया जाएगा कि आपने आगे इसकी फराहमी को इसी तरह से मतवातर यकीनी बनाना है, क्योंकि लोग तो जा रहे हैं धड़ाधड़ लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर बंद होते हैं। बात करते हैं स्टे विद अस। ऑप्शन कोई नहीं, इसकी अहमियत अफादियत क्या है, कौन सी वैक्सीनेशन आपने करानी है, ये डॉक्टर साहब ने रोशनी डाल दी। अब लोग जो वैक्सीनेशन कराने के लिए पहुंच रहे हैं, 4 वैक्सीनेशन शहर लाहौर में है, जहां से हमारे पास बारहा ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं कि वैक्सीनेशन की फराहमी जो है वो नायाब है। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर के मनाजिर भी हमने गुज़श्ता दोनों रात आपको दिखाए कि ताले लगा दिए गए, लोग वहाँ पर वैक्सीनेशन कराने के लिए तो आ रहे हैं लेकिन वैक्सीनेशन दस्तयाब नहीं। कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्यों वैक्सीनेशन की खरीदारी नहीं हो पा रही है, इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे सीनियर रिपोर्टर जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। जी वालेकुम, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र है। जाहिद साहब, अभी डॉक्टर जावेद अकरम साहब ने कहा, सारे हमारे जितने हेल्थ एक्सपर्ट हैं, हुकूमत इस चीज़ पर जोर दे रही है कि आपने हर सूरत वैक्सीनेशन करानी है, इसके अलावा ऑप्शन कोई नहीं। वैक्सीनेशन फराहम किसने करनी है? देखिए, लाजमी तौर पे ये तो हुकूमत का फ़र्ज़ है कि उसने वैक्सीन प्रोवाइड करनी है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है वो पहले तो वैक्सीन जो प्रोक्योर कर रही थी उसकी जो ख़रीदारी का अमल है वो इतना डिले किया गया कि अभी तक वो मुकम्मल नहीं हो सका। ये दावा तो किया गया कि 1.5 अरब रुपए से हम वैक्सीन ख़रीद रहे हैं, लेकिन वो ख़रीदी नहीं जा सकी अभी तक। और अभी भी जो सूरत हाल है, वो वैक्सीन जो गवर्नमेंट ख़रीदने जा रही थी वो उस मकदार में, क्योंकि गवर्नमेंट का ख्याल था कि वो 10 लाख खुराकें जो हैं वो वैक्सीन की ख़रीदेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि जो रेट्स गवर्नमेंट को मिले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हैं। और अब उन रेट्स के मुताबिक भी अगर ख़रीदारी करें तो जितनी मकदार में गवर्नमेंट ख़रीदना चाहती है, कुछ 4 लाख से ज़्यादा 4.25 लाख डोजेज़ हैं, वो इतनी प्रोवाइड नहीं की जा रही जो वेंडर है उसकी जानिब से। तो ये एक अमल, एक तरफ तो आपकी प्रोक्योरमेंट जो है वो बिल्कुल अभी तक हो ही नहीं सकी, वो डोल ड्रम में अभी तक वो जो है वो बीच में ही आप जो है वो छोड़ दी आपने। सेकेंडली, गवर्नमेंट की मैनेजमेंट, ख़ास तौर पे जो डिपार्टमेंट है महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ, उसकी मैनेजमेंट बहुत पुअर रही है अनफॉर्चुनेटली।
गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अपना टारगेट जो है वो अचीव करने के लिए वो सेंटर्स को बढ़ाए, सेंटर्स की तादाद में इजाफे के साथ साथ जो है वो टारगेट में भी इजाफा किया गया ताकि हम जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की वैक्सीनेशन कर सकें। लेकिन अमलन ऐसा नहीं हुआ। जब ये सूरत हाल पैदा हुई कि आपने सेंटर्स बढ़ाने हैं तो डेफिनेटली आपको वैक्सीन ज़्यादा चाहिए, और वो जो NCOC से आपको वैक्सीन मिल रही थी वो आपने उनको तमाम सेंटर्स को प्रोवाइड कर दी। अब आपने फोर्स ही नहीं किया कि आपके पास वैक्सीन का स्टॉक है कितना और कितने दिन वो फर्दर चल सकता है। जब आपने ये फोर्स ही नहीं किया, उसके मुताबिक प्लानिंग नहीं की, बर वक्त आपने जो है वो फर्दर इकदाम नहीं किए, फेडरल गवर्नमेंट से रब्ता नहीं किया कि मज़ीद वैक्सीन मंगवाई जाए, उसका जो नतीजा है वो ये निकला कि आपकी वैक्सीन जो है वो ख़त्म हो गई। अब जब ख़त्म हो गई है तो अब आपने 3 दिन तो आप स्टेट ऑफ डिनाइल में रहे कि नहीं हमारे पास वैक्सीन है। पहले आप गलत बयानी करते रहे लोगों के साथ कि हमारा सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, हमारी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो मुतासर हो रहा है, आज हमारे कंप्यूटर बंद हैं, ये कह के आप लोगों को टरखाने की कोशिश करते रहे। हालांकि आपके पास वैक्सीन ख़त्म हो रही थी, आपको बताना चाहिए था, आपको फौरी तौर पे इक़दाम करने चाहिए थे, वो आपने नहीं किए। अगर आप शहर लाहौर में देखें तो सिर्फ 4 सेंटर्स आपने जो है वो सिर्फ अपनी फेस सेविंग के लिए कहा कि जी ये 4 जो हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। रेस्ट ऑफ द लाहौर जो है वो आपने बंद कर दिया। इसमें तमाम टीचिंग अस्पतालों में कायम किए गए जो सेंटर्स हैं वो बंद हो गए। उसके अलावा इवन हमारा लाहौर प्रेस क्लब में जो सेंटर कायम किया गया था वो बंद कर दिया गया। उसके अलावा शहर में जितने भी और कम्युनिटीज़ को जो है वो करने के लिए वैक्सीनेट आपने सेंटर्स बनाए थे वो सब के सब आपके बंद हो गए। अब इन 4 के ऊपर शहरियों का रश जब बढ़ा तो वो बात वही पहुंच गई कि वैक्सीन फिर उतनी ही चाहिए थी। दैट्स वाई आपका एक्सपो सेंटर में जो हाल हो रहा है पिछले 3 दिन से, जितना पब्लिक खुआर हो रही है वहाँ पे, इसी तरह बाकी जो सेंटर्स के ऊपर महकमा सेहत के अपने भी तो कुछ मामलात खराब चल रहे हैं, सेक्रेटरी साहिबा के इंतजामिया के साथ मामलात खराब है, ये क्या उस लड़ाई झगड़े के नज़र तो नहीं सब कुछ हो रहा? जी मैं इसी तरफ आ रहा था कि अब उसकी बड़ी वजह यह है कि मार्च 21 को जो मौजूदा सेक्रेटरी हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ सारा असलम साहिबा, उन्होंने जब चाय संभाला तो उसके बाद से अभी तक वो अपनी टीम बनाने में ही कामयाब नहीं हो सके। पे दर पे उन्हें अफसरान बदलने पड़े या उनके साथ इख्तलाफ राय के ऊपर अफसरान जो है वो तबादला करवा के खुद चले गए। तो ये 1.5 दर्जन से ज़ायद अफसरान जो हैं वो अहम अफसरान, जिसमें स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज, इसके अलावा सेक्शन ऑफिसर्स, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हेड्स जो हैं वो सबसे अहम। अब अगर आप वैक्सीन की बात करें तो डायरेक्टर EPI सबसे एक इम्पॉर्टेंट ओहदा है पंजाब में, जिसने ये वैक्सीन का जो जितना भी अमल है, क्योंकि स्टोरेज उसके पास है, सप्लाई चेन उसके पास है। आप देखेंगे अभी तक जो है वो 4 आप डायरेक्टर EPI बदल चुके हैं पिछले 2-3 हफ्तों के दौरान, और आपके पास आपको सूटेबल बंदा डायरेक्टर EPI नहीं मिल रहा आपको, तो आपका पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो जेपर्डाइज हो गया, और उसकी वजह से अब उसका खमियाजा जो है वो शहरियों को भुगतना पड़ रहा है कि उन्हें वैक्सीन नहीं मिल रही, और अभी भी आप जो है वो बार बार यही दावा करने पे मसरूफ हैं कि हमारे पास वैक्सीन है। आज कहा जा रहा है वैक्सीनेशन की खेप जो है वो पहुंच जाएगी और मसला हल हो जाएगा। अभी वैक्सीन जो है वो इस्लामाबाद आएगी, वहाँ से उसके बाद जो है वो उसको सूबों में जो है वो तकसीम किया जाएगा, फिर वो सूबाई स्टोर में पहुँचेगी, उसके बाद आप उसे जो है वो आगे फर्दर जो है वो अजला में और नीचे जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो आप उनको सप्लाई करेंगे। तो ये एक अमल जो है वो इसमें अभी मज़ीद 2 दिन कम अज़ कम लग सकते हैं, बल्कि 2 से ज़्यादा लग सकते हैं मिनिमम। अगर आप टाइम लें तो ये आज कल ये बुध तक जो है वो ये सूरत हाल आप शायद किसी हद तक इसको जो है वो कैटर कर पाएँ। जहाँ तक लाहौर का ताल्लुक है तो लाहौर में तो वैक्सीन की सूरत हाल आपके सामने है। लाहौर से बाहर हालात ये हैं कि आपने डिस्ट्रिक्ट्स की तो टोटल सप्लाई रोकी हुई है, बिल्कुल, क्योंकि आप उन्हें दे ही नहीं रहे, और वहां पे तो टोटली रेस्ट ऑफ द पंजाब जो है वो तो बिल्कुल आपने जो है ना वो इसमें से निकाल ही दिया ना, क्योंकि आप फेस सेविंग के लिए सिर्फ लाहौर में एक आध सेंटर चला के ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि आपकी मिस मैनेजमेंट इतने बुरे तरीके से उसने अफेक्ट किया है इसको कि आप उसका जो उसके जो असरात हैं उससे अभी तक आप निमट नहीं पाए। बिल्कुल ऐसे। जाहिद साहब अब ये कहिएगा, वो लोग जिन्होंने 1 डोज वैक्सीनेशन की लगवा ली है और उनका दूसरी डोज का टाइम हो चुका है, अब डॉक्टर जावेद अकरम साहब अगर कह रहे थे कि अगर वो आप बर वक्त नहीं लगवा रहे हैं तो आपकी पहले वाली डोज का असर भी खत्म हो जाता है, अगर 1-1.5 महीने का डिफरेंस आ जाता है। अब लोग बेचारे क्या करें, उनका क्या कसूर है? देखिए अना, बात यह है कि जब आप कोरोना की वैक्सीन लगाते हैं किसी को तो उसकी 2 डोजेज अगर आपको लगनी है
तो होता ये है कि आप एक डोज जो है वो लगाने के बाद दूसरी डोज आपने स्टोरेज में रखनी है। ठीक है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली सूरत हाल ये हुई कि चूँकि वैक्सीन ख़त्म हो गई, अब सिर्फ फेस सेविंग का सिलसिला जारी था, उसमें वो जो आपके पास सेकेंड डोज का स्टॉक पड़ा था आपने वो भी कंज्यूम कर लिया। और अब इस वक्त जो लोग सेकंड डोज के लिए आ रहे हैं अब उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपने वो स्टॉक जिसको आपने इंश्योर करना था, क्योंकि जो बंदा आपसे वैक्सीन लगवा चुका है उसने तो दूसरी डोज अपने मुकर्रर वक्त पे लगानी आनी है। बिल्कुल। तो अब आपने वो भी वैक्सीन जो है वो उसको जो है वो कंज्यूम कर लिया। जब आपने वो सेकंड डोज भी उनकी इस्तेमाल कर ली, तो अब अगर आपके पास फौरी तौर पे फर्दर सप्लाई सफिशिएंट क्वांटिटी में नहीं आती तो उस सूरत में फिर आपको सेकंड डोज लगाने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और उसका भी जो है वो अच्छा खासा प्रेशर आएगा, और उससे सूरत हाल, क्योंकि टोटल बदइंतजामी है ना जी इस वक्त, वो अच्छा, आपने डिपार्टमेंट के पार्ट बदइंतजामी में का भी जिक्र किया तो हमारे तक ये भी खबरें आ रही थी कि वैक्सीनेशन को गायब किया जा रहा है। हमारे पास वक्त कम है, मुझे बताएगा इस पे कोई चेक एंड बैलेंस रखने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया गया है कि आया जितनी वैक्सीनेशन फराहम की गई है वो वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों को लग भी रही है? देखिए, इस हवाले से तो जो है वो कोई गुज़श्ता 1.5-2 माह से जो है ना वो कोई अकाउंट फॉर इस चीज़ को नहीं किया गया, और इसका कोई रिकॉर्ड भी उस तरह नहीं रखा गया। और सबसे बड़ी जो इसमें जो सूरत हाल ख़राब हुई है कि बाज़ लोग सेंटर्स के ऊपर गए हैं और उनको ये कहा गया है कि आपके इस ID कार्ड के ऊपर हमने वैक्सीन लगा दी हुई है, लिहाजा आपको वैक्सीन नहीं लग सकती। ऐसे केसेस PKLI में, बाकी जगहों पे रिपोर्ट हुए हैं कि शहरी बहुत परेशानी में जो है उसके बाद मारे फिरते रहे हैं कि जी हमारी वैक्सीन कौन लगवा गया। तो इस तरह की चीज़ें, मिसमैनेजमेंट, चूँकि जो सिस्टम बनाया गया था, जो NCOC ने एक पूरा एक मैकेनिज्म पंजाब को और बाकी सूबों को दिया था, उसके ऊपर पंजाब में गुज़श्ता 1.5-2 माह से उस तरह अमल दरामद नहीं हुआ, जिसकी वजह से वैक्सीन की शॉर्टेज, वैक्सीन की कमी, वैक्सीन की पिलफरेज, ये सारे इश्यूज जो हैं वो अपनी जगह बिल्कुल मुसद्दका हैं, स्टैंड कर रहे हैं, और ये सूरत हाल अभी तक जूं की तूं है, अभी तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। लेकिन वक्त यही है कि सूरत हाल को कंट्रोल किया जाए। जी तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और आज वर्ल्ड योगा डे भी मनाया जा रहा है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? लोग समझते हैं जी एक्सरसाइज वॉक आप कुछ हार्ड करेंगे तभी जो है आपको आपकी सेहत के लिए भी अच्छा और उसके रिजल्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन योगा कितना इफेक्टिव है और कितना ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, ये हमें बताने वाली हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है सिलाफ़ नकवी, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, लोग समझते हैं योगा इतना इफेक्टिव नहीं है, आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक आपको उसका जो है वो इम्पैक्ट उस तरह से नजर नहीं आएगा। क्या वाकई ऐसा है? ये एक्चुअली मिसकंसेप्शन है योगा के बारे में बहुत बड़ा। लोगों को ये लगता है कि जब तक आप स्वेट नहीं करते, जब तक आप जिम तोड़ एक्सरसाइजेज नहीं करते, तब तक आपको ये फील नहीं होता कि आप भरपूर थक गए। बिल्कुल, और जब ऐसे पसीना टपक रहा होगा तो इट मीन्स आपने वर्कआउट किया है। योगा कैसे वेट रिड्यूस करता है? जी, पहली चीज तो करता है। अब कैसे करता है? इसमें आपकी ब्रीदिंग पैटर्न पर बहुत ज्यादा गौर कराया जाता है। जितना भी आप एक्सेल करते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जितना आपकी बॉडी से बाहर जाएगा उतना आप वेट रिड्यूस करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए यही तरीका होता है फैट को तोड़ने का। यानी फैट को तोड़ने के डिफरेंट तरीके होते हैं, उसमें से एक यही है सबसे इफेक्टिव कि आप कितना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, और वो होता है हमारी एक्सेलेशन से। तो इसीलिए ये मिसकंसेप्शन है कि वेट रिड्यूस नहीं कर सकता। और दूसरी चीज, अक्सर लोगों को लगता है चूंकि स्लो है तो शायद रिजल्ट नहीं आते। जो चीज जितनी स्लो होती है, चाहे जिम के अंदर आप रेपिटेशन कोई कर रहे हैं, वेट उठा रहे हैं, मैं कहूँ बहुत स्लो उठाओ, आपको बहुत दर्द होगा और वो आप ज्यादा टेंशन क्रिएट करेगा। आपको वो उतना ही पेशेंस देती है चीज जितना आप स्लो करते हैं, और वो उतना ही इंटेंस होता चला जाता है। सही। सो योगा इसी तरह इफेक्टिव भी है, एक तो वेट लॉस में, और वो लोग जो चाहते हैं कि साथ साथ आप एंटी एजिंग पर भी अपनी काम करें, वो भी काम करता है। लेकिन चूंकि ब्रीदिंग पैटर्न पर बहुत ज्यादा से गौर किया जाता है, तो वेट रिडक्शन के साथ साथ आप अपनी एंगर मैनेजमेंट भी कर सकते हैं और अपने स्ट्रेस पर भी काबू पा सकते हैं, इसलिए कि स्ट्रेस की वजह से भी बहुत सारे लोगों का वेट जो है वो कम नहीं होता। डील करता है योगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये आपके चारों एस्पेक्ट पे काम करता है। योगा जो है मेंटल, फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, सो चारों एस्पेक्ट ये वो हैं जिनमें आप अलाइन होंगे तो आप एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। सही। और ये न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है, यानी जो आप यहाँ से हैं वो आपकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, जो आप फिजिकली करेंगे वो आपके यहाँ आएगा, वो आपके मेंटली भी आपको जो है उसका इम्पैक्ट आएगा। सुलाफे, कुछ हमें टिप्स बताएं योगा की जो आप रूटीन में करें, आप फ्रेश भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे और स्मार्ट भी नजर आएंगे। सबसे पहले
मजे की जो हम एक्सरसाइज जो हम इकट्ठी करेंगे वो होगी ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पहले आपने इनहेल करना है हाफ, उसके बाद कंप्लीट और फिर कंप्लीटली एक्सहेल करना है। ठीक है। ठीक है, और ये 3 दफा हम करेंगे और उसके बाद आप मुझे अपनी पहली मेंटल स्टेट और उसके बाद करने के बाद बताएंगी कि वो कैसा था। उसके बाद हम एक्सरसाइज पर चलेंगे। ठीक है। अब हम ये करेंगे किस तरह, आपने बैठ कर ही कर सकते हैं। आपने क्या, इनहेल हाफ, कंप्लीट एंड एक्सहेल थ्रू योर माउथ। Inhale, half, pause, complete, and exhale. Just for the last time, inhale, half, complete, and exhale. अब जब आप अपने कंधे बिल्कुल नीचे कर दें और रिलैक्स हो जाएं, आपको खुद फील होगा कि जो पहले आपकी मेंटल स्टेट थी वो क्या थी और अब क्या है। आप रिलैक्स फील करते हैं। बिल्कुल, आप रिलैक्स खासा, फील बिल्कुल। करते हैं। तो ये एक टिप है उन तमाम लोगों के लिए जो स्ट्रेस को मैनेज करना चाहते अच्छा, हैं। मुझे इसमें ये भी लगता है कि आप मेंटली पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आप बड़ा अपने आप को ना पुरसुकून सा भी महसूस ये आपने बहुत करते अच्छा पॉइंट रेज किया, बिकॉज जितना आप मेंटली रिलैक्स होते हैं, यानी आपके वेट रिडक्शन में, जिंदगी की हर चीज में आपको फोकस करना जरूरी है। योगा आपके फोकस पर, आपकी कंसंट्रेशन पर सबसे पहले काम करता है। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको करना क्या है इसमें रहने के लिए, कि अगर आप कहें कि बेसिक क्या चीजें मैं करूं जिस वजह से मैं कहता हूं कि मैं एक योगा परफॉर्म कर रहा हूं। ठीक है, पहली चीज आपके लिए सबसे आसान होगी जो कि स्ट्रेचिंग में आ जाती है। आप बैठ जाएंगे, अपना मैट जो भी है आपका, उस पर आप आराम से बैठे। अब मैट पर बैठने के बाद सबसे पहले, जिस हम माउंटेन में करते हैं, बिकॉज योगा जो है वो नेचर से अडॉप्ट किया गया है। एनिमेट, इनएनिमेट किंगडम, इसमें दोनों आते हैं। ठीक है। आपने माउंटेन की तरह हाथ उठाए, यानी माउंटेन पोज में गए, थोड़ा सा बैक में आर्च दिया। वो तमाम लोग जो एंटी एजिंग पर भी काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एंड एक्सहेल, यानी आप पहले इनहेल कर रहे हैं, फिर आप कमर को थोड़ा आर्च में लेकर आ रहे हैं, एंड एक्सहेल। अब ये चीज अगर आप ज्यादा टाइम अच्छा, बैक आपकी बड़ी स्मूथ है और इसको इस तरह से किस तरह पोजीशन आपने मेंटेन अगर आपको प्रैक्टिस लग रहा है कि अगर मेरी टांगे स्ट्रेट हैं, अब ये मुश्किल हो रहा है, आप कर लेंगे फोल्ड करने के बाद प्रैक्टिस इस तरह होगी कि एक दफा कहते हैं ये, इसको इस तरह लाने के बाद आप जब आगे जाते हो गर्दन को पीछे ले जाएं। ठीक है, तो आप उसी पोजीशन में आ जाएंगे। एक चीज जो नॉर्मली लोग कहते हैं कि शायद जिन लोगों में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है उनके लिए क्या आसन सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगा। एक चीज, बिगिनर जरा थोड़ा सा उनको टाइम लगेगा इसको अचीव करने में, मगर फिर भी एक चीज आसान उनके लिए बाद में हो जाएगी अगर उसको प्रैक्टिस करते हैं। इसे काउ फेस कहते हैं। ये मैं क्यों बता रही हूँ, बिकॉज ये आपके सिस्टम को अलाइन करेगा वेट रिडक्शन के साथ साथ। जो खवातीन कहती है मेरी लोअर बॉडी बहुत हैवी है, एक तो वो, और फिर कहते हैं हमारे ट्राइसेप पर काम नहीं हो रहा, तो आप क्या करोगे, आप यहाँ से अपना एक हाथ उठाओगे, दूसरा हाथ आपने लॉक करना होता है। अच्छा, ठीक है। लॉक अगर आपसे नहीं हो रहा, आपने सिर्फ अपने हाथ, अगर इस तरह नहीं लॉक हो रहे, आपने सिर्फ हाथ पर अपने हाथ रखने की कोशिश करनी है। दैट्स इट, आपने टच किया। जब आप स्ट्रेच करते हो तो उससे ये होता है कि अगर आपके दिमाग में भी कोई चीज स्टबन है या आपकी पर्सनैलिटी स्टबन है, आप फ्लेक्सिबल होते चले जाते हो। ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे भी अजीब ये लगता था शुरू में कि क्या चीज है, लेकिन वाकई में ऐसा होता है। मैं कई दफा अगर स्ट्रेस फील करती हूँ तो इन चीज़ों को खुद परफॉर्म करूँ तो मुझे अच्छा फील होता है। चीज़ वही, आप वही बताएं जो आप खुद भी करते हो। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज़ होगी, कोबरा पोज होगा। वेट लॉस के साथ साथ आप एंगर को अपने खत्म करते चले जाएंगे। वो क्या होगा, क्योंकि आपके हाथों में जो है, ये आपकी जो फिंगर टिप्स हैं, इनमें डिफरेंट 5 एलिमेंट्स होते हैं हमारे जो पाए जाते हैं दुनिया में। ठीक है, अब आपने उन टिप्स को एक्टिवेट करने के लिए टिप्स पर आए, लाई डाउन। इसके बाद आपने इस पर अपनी जो आपकी एल्बोज हैं उसको आपने चेस्ट के साथ रखा, एंड लिफ्ट। ओके, एंड एक्सेल आप करेंगे पर्स लिप्स से, यानी कि एक्सेल, इनहेल। ये बहुत आराम से आप करिए, कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी में ये इससे भी स्लो करना होगा, यानी जब आप नीचे आ रहे होंगे तो आप बहुत स्लो करेंगे। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में कंट्रोल आएगा। वो लोग जिनको बैक पेन का इशू है, एक तो वो भी सॉल्व होता है। कुछ लोग हाइट, मतलब बच्चों की चाहते हैं बढ़ जाए, आप उनको ये पोज करवाएं। वो खवातीन जो कहती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप उनको ये पोज करा सकते हो। बेली फैट इससे खत्म होता है, आपका वेट इससे रिड्यूस होता है। दूसरी चीज, सबसे जो लोग मुझे कंसर्न इस हवाले से मिलते हैं, डबल चिन। मुझे डबल चिन की समझ नहीं आ रही, सर्वाइव कैसे होगी। जब आप ऊपर ले जाते हो गर्दन को तो वो चीज आपकी इफेक्टिव हो जाएगी आपके लिए। एक चीज जो हम फेस योगा के हवाले से भी डिस्कस कर लेते हैं कि फेस योगा भी होता है, तो वो क्या करना होता है। वो खवातीन जो सेल्फी लेते हुए हम लोग पाउट बनाते हैं, तो आपने क्या करना है, सेल्फी नहीं लेनी, आपने सिर्फ ये करना है पाउट की तरह। ये फिश पाउट है एक्चुअली, इसलिए ज्यादा है।
अगर इधर स्टे करते हैं 10 सेकंड्स के लिए, ठीक है। उसके बाद दोबारा से इस चीज को परफॉर्म करेंगे, बार बार इसको परफॉर्म करेंगे, तो जो लोग चिजल चीक्स चाहते हैं, जो कहते हैं कि मेरी जो फेस है ये फेशियल फैट नहीं हट रहा, बहुत सारे लोगों का फेशियल फैट रह जाता है। ये थोड़ा सा सुनने में अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये फैक्ट है, होता है ऐसा, क्योंकि जीन्स में क्या है या आपकी एक्टिविटी कितनी है, तो ये मैटर करता है। और ये आपने कितनी दफा करना है? ये आप सिर्फ तकरीबन 10 सेकंड के जो आप होल्ड कर रहे हो, ये साइकिल आपने 10 से 12 करनी है और एक ये दफा तो में। आप कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, बैठे निकालने की बैठे जरूरत सबको नहीं पता है। चल जाएगा कि आप फेस योगा कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर डबल चिन की भी बात करते हैं, तो डबल चिन में यहाँ आपने हाथ, इसका पिस्टल हैंड्स इसको कहते हैं, आपने हाथ यहाँ रखे और अपनी गर्दन को पीछे ले गए, जितना आप जा सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी गर्दन, कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपकी गर्दन इन्वॉल्व है, यानी कि आप पीछे लेकर जा रहे हो, उसमें आप बात नहीं करेंगे। एक चीज जिसमें लोग होल्ड करके वेट रिड्यूस कर सकते हैं, स्क्वाट्स होते हैं, उसी तरह सूमो स्क्वाट्स। उसमें आपने क्या करना है, अपनी लेग्स को जितना आप कंफर्टेबली वाइड कर सकते हैं उतना किया। ये सिर्फ नर्व्स एंड टर्मिनल्स को एक्टिवेट करने के लिए होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपने यहाँ हाथ रखा, या हार्ट रीजन पर आप यहाँ हाथ रख सकते हैं। आप सिर्फ इस पोजीशन में होल्ड करेंगे। अच्छा, कुछ देर तो आपको लगेगा बहुत आसान है, इसमें क्या मुश्किल है। 10 सेकंड्स के बाद बर्निंग शुरू होगी आपकी बॉडी में, और चूंकि लेग्स आपके बिगेस्ट मसल हैं, आप उस पर काम कर रहे हो, तो वेट भी जल्दी रिड्यूस करोगे। सही, हमारे पास ना वक्त थोड़ा कम है, तो ये बहुत जबरदस्त चीजें आपने शेयर की हैं। अब मुझे ये बता दें कि ये आप रूटीन बेसिस पर कितना टाइम इसको देंगे तो इसका आपको कोई फायदा भी पहुंचने वाला है? जितनी भी एक्सरसाइज आपको बताई गई है सामने, चाहे ट्राइसेप की हो, कुछ भी हो, आपने सिर्फ और सिर्फ इसको 10 मिनट अपने देने, यानी हर एक्सरसाइज को आप 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे, 1 मिनट तक ले जाएंगे, यानी प्रैक्टिस के बाद 1 मिनट तक ले जाएंगे। 2 से 3 दफा आप इसको करेंगे। सो बी द चेंज, मेक दैट चेंज एंड चेंज द वर्ल्ड। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया My pleasure. आपका। नाज़रीन, इसी के साथ ही मुझे इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।